आज रानू चिड़िया पूरे 1000 रुपयों में मंडी से दूध देने वाली गाय लेकर आई थी। मम्मा, ये गाय किसकी है? कुकू, ये गाय मैं लेकर आई हूँ। पता है तुमको, ये बहुत ज्यादा दूध देती है। अब हम कबूतर चाचा से दूध नहीं खरीदेंगे, बल्कि इसी गाय का दूध पियेंगे। अरे वाह मम्मा, हमारे दूध देने वाली गाय। अब तो मैं जितना भी चाहो मजे से दूध पीऊंगा। अच्छा कुकू बेटा, गाय के लिए घास तो लेकर आओ, बहुत दूर से लेकर आई हूँ मैं इसे, भूखी होगी ये। फिर कुकू अपनी प्यारी गाय को हरी हरी घास लाकर खिलाता है। गाय तो बहुत भूखी थी, सारी ही घास खा ली। कुकू चलो अब घर चलते हैं, कल सुबह उठकर इस गाय का दूध निकालूंगी मैं। रानू चिड़िया की उस गाय को कालू कौवा भी दूर बैठा देख रहा था। मजे हैं रानू चिड़िया के तो, अपनी दूध देने वाली गाय लेकर आ गई। अब तो इसे कबूतर से दूध नहीं खरीदना पड़ेगा। मजे हैं भाई इसके तो। कालू कौवा फिर वापस अपने घर चला जाता है। अरे कहाँ थे कालू जी, सुबह से ढूंढ रही हूँ। चाय के लिए दूध नहीं है, जल्दी से चाहिए, आप दूध लेकर आ जाइए। अरे गौरी जी, दूध को छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। रानू चिड़िया है ना, वो अपनी दूध देने वाली गाय लेकर आ गई। अब वो मजे से अपनी गाय का दूध पिएगी और उसे कबूतर का महंगा दूध भी नहीं खरीदना पड़ेगा। हाँ तो कालू जी, आप एक काम करिए ना, आप भी जाइए और दूध देने वाली गाय लेकर आ जाइए। मेरे पास कहाँ है इतने पैसे जो मैं दूध देने वाली गाय लेकर आऊं। पर गौरी जी, आप टेंशन मत लो, देखो मैं कैसे रानू चिड़िया का रोजाना दूध चुराता हूँ। बस तुम कल कबूतर आए तो तुम उसे साफ साफ मना कर देना, हमें नहीं चाहिए उसका महंगा दूध। फिर कालू कौवा अपना उपाय गौरी कवि को बताने लगता है। रात हो जाती है। गौरी कवि उपाय के मुताबिक अपनी घड़ी में सुबह जल्दी का अलार्म लगा लेती है और फिर आराम से सो जाती है। अलार्म की आवाज सुनते ही वो दोनों झट से उठ जाते हैं। चलो गौरी जी, जल्दी से बाल्टी लो, रानू चिड़िया की गाय का दूध चुराने चलते हैं। वो दोनों घर से बाल्टी लेते हैं और रानू चिड़िया के घर की ओर चले जाते हैं। प्यारी गाय, ज्यादा आवाज ना करना, मैं बस इतनी छोटी सी बाल्टी में तुम्हारा थोड़ा सा दूध निकालूंगा। कालू जी, बातें क्या कर रही हैं? जल्दी से दूध निकालें, अगर किसी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कालू कौवा फिर जल्दी से गाय का दूध निकालने लगता है और उस बाल्टी को पूरा दूध से भर लेता है। बाल्टी को दूध से भरते ही वो दोनों तुरंत अपने घर की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब रानू चिड़िया आराम से सोकर उठती है तो वो अपनी बाल्टी में अपनी गाय का दूध निकालने आती है। पर जब वो दूध निकालती है तो एक बूंद भी दूध नहीं निकलता। अरे ये गाय को क्या हो गया, ये दूध क्यों नहीं दे रही? व्यापारी तो बोल रहा था कि ये बहुत दूध देती है, लगता है कल इसने ठीक से भोजन नहीं खाया होगा। आज तो मैं इसे पेट भर के घास खिलाऊंगी। रानू चिड़िया फिर अपनी गाय को काफी सारे घास लाकर खिलाती है ताकि कल वो काफी ज्यादा दूध दे। दूसरे दिन भी कालू कौवा और गौरी कवि जल्दी से सुबह उठकर रानू चिड़िया की गाय का सारा दूध निकाल लेते हैं। आज तो गाय ने काफी सारा दूध दिया था। वो दोनों दो दो बाल्टी दूध की भरकर अपने घर चले जाते हैं। अरे ये क्या, ये गाय तो आज भी दूध नहीं दे रही। कल तो मैंने इसे बहुत सारी घास खिलाई थी, तो आज तो इसे बहुत सारा दूध देना चाहिए था। मम्मा, मुझे तो लगता है उस व्यापारी ने आपसे झूठ बोला होगा, ये गाय कोई दूध वूध नहीं देती। रानू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान थी। तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या हुआ रानू चिड़िया, बाल्टी लेकर बैठी हो तो दूध क्यों नहीं निकालती? क्या बताऊं कालू भैया, ये गाय दूध देती ही नहीं। जब से इसे लेकर आई हूँ इसने एक बार भी दूध नहीं दिया। मुझे लगता है उस व्यापारी ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे अरे रानू चिड़िया, तुम परेशान ना हो,
मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। एक काम करो, ये गाय तुम मुझे बेच दो। तुमने 1000 रुपए में ली थी ना, तुम मुझे ये गाय 500 रुपए में दे दो, क्योंकि ये गाय तो दूध भी नहीं देती। कम से कम तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान होने से तो बच जाएगा। अच्छा ठीक है कालू भैया, तो मुझे 500 रुपए ही दे दो। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को 500 रुपए देकर दूध देने वाली गाय इतने सस्ते दामों में खरीद लेता है। अरे वाह कालू जी, आप तो चोरी में इतने आगे बढ़ गए कि रानू चिड़िया की गाय ही चुरा कर ले आए। पागल कहीं की, गाय चुरा कर नहीं लाया, बल्कि रानू चिड़िया को बेवकूफ बनाकर पूरे 500 रुपए में खरीद कर लाया हूँ। 500 रुपए में इतनी सस्ती? अरे वाह कालू जी, क्या बेवकूफ बनाया आपने उस रानू चिड़िया को। अगले दिन सुबह कालू कौवा बाल्टियों में अपनी गाय का दूध निकालने ही जा रहा था कि अरे वाह, मेरी गाय तो दूध देने लग गई। पर ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपनी गाय कालू भैया को बेच दी। कालू भाई, वैसे नसीब वाले हो तुम, मेरी गाय तुम्हारे पास आते ही इतना सारा दूध देने लग गई। एक काम करोगे कालू भाई, ये गाय मुझे दोबारा बेच दो। हाँ बेच तो दूंगा, पर तुम्हें मुझे पूरे 2000 रुपए देने पड़ेंगे इस गाय के। 2000 रुपए? कालू भैया, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ तो देख लो तुम, ये गाय भी तो अब कितना सारा दूध दे रही है। रानू चिड़िया फिर मजबूरन कालू कौवे को घर से लाकर 2000 रुपए दे देती है और वापस अपनी गाय को अपने घर के पास ले आती है। चलो अब कोई परेशानी नहीं, गाय ने दूध देना शुरू कर दिया। अब कल से मैं और कुक्कू इस गाय का दूध पिएंगे। वहीं कालू कौवा और गौरी कौवी ने फिर से योजना बनाई थी कि कल सुबह जल्दी उठकर वो रानू चिड़िया की गाय का सारा दूध चुरा लेंगे। और यही होता है। अगले दिन सुबह कालू कौवा और गौरी कौवी फिर से रानू चिड़िया की गाय का सारा दूध चुराकर अपने घर भाग जाते हैं। और आज भी जब रानू चिड़िया अपनी गाय का दूध निकालती है तो आज भी उसकी गाय उसे थोड़ा सा भी दूध नहीं देती। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, जब ये गाय मेरे पास आती है तो दूध ही देना बंद कर देती है। कल तक तो ये कितना सारा दूध दे रही थी। अब रानू चिड़िया को शक होने लगता है कि कहीं कोई उसकी गाय का दूध तो चोरी नहीं कर रहा। इसलिए आज रात रानू चिड़िया भी अपनी घड़ी में सुबह जल्दी का अलार्म लगा लेती है और अलार्म बजते ही रानू चिड़िया तुरंत उठकर अपनी गाय के पास चली जाती है। और आज तो कालू कौवा और गौरी कौवी का भांडा फूट जाता है। वो सब देख लेती है कि कालू कौवा और गौरी कौवी ही उसकी गाय का दूध चुराते थे। अच्छा, तो ये कालू कौवा और गौरी कौवी ही जल्दी सुबह उठकर मेरी गाय का सारा दूध निकाल लेते थे। इस कालू कौवी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरा दूध तो चुराया ही, ऊपर से मुझसे 2000 रुपए भी ले लिए। गुस्से में रानू चिड़िया डंडा लेकर कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे और गौरी कौवी पर डंडों की बरसात कर देती है। वो दोनों किसी न किसी तरह बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं। अगर दोबारा तुमने मेरी गाय का दूध चुराया तो अगली बार तुम दोनों की टांगे ही तोड़ दूंगी। इस तरह अब सब कुछ ठीक हो जाता है और अगले दिन से ही रानू चिड़िया को अपनी गाय का काफी सारा दूध मिलने लगा। कौवा अपनी पतंगों को पकड़ने लगता है ताकि वो उन्हें फटने से बचा सके, लेकिन कभी कोई पतंग फट जाती तो कभी कोई। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, ये तो सारी पतंगे फटने लगी हैं। एक जंगल में रानू चिड़िया अपने पति और बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। रानू चिड़िया के पति के पास कोई भी काम नहीं था और वहीं दूसरी ओर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ रहता था। कालू कौवे की किराने की दुकान थी जो बहुत ही अच्छी चलती थी। एक दिन रानू के घर में खाने का सारा सामान खत्म हो जाता है, जिससे दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में आ जाते हैं। वो दोनों बैठकर इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि
वहाँ कुक्कू कुछ रंग बिरंगे कागज लेकर आता है। मम्मा मम्मा, मेरे स्कूल में पतंग प्रतियोगिता है। कल मुझे स्कूल में पतंग बनाकर ले जानी है। जिसकी पतंग सबसे अच्छी हुई उसे इनाम मिलेगा। ठीक है कुक्कू बेटा, लाओ मैं बना देती हूँ पतंग। मम्मा चिड़िया पतंग बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में वो बहुत ही खूबसूरत पतंग बना देती है। इतनी सुंदर पतंग देखकर पापा चिड़ा और कुक्कू दोनों ही दंग रह जाते हैं। अगले दिन कुक्कू स्कूल में पतंग लेकर जाता है। हर कोई कुक्कू की पतंग को देखता ही रह जाता है। किसी के पास इतनी सुंदर पतंग नहीं होती। पतंग प्रतियोगिता में कुक्कू ही जीत जाता है और उसे इनाम में पूरे 1000 रुपए मिलते हैं। कुक्कू बड़ा ही खुश होता है और घर जाकर वो पैसे अपने मम्मा पापा को दे देता है। 1000 रुपए, इतनी मुश्किल घड़ी में हमें इतने सारे पैसे मिल गए। लगता है भगवान भी हमारे साथ हैं। रानो, मैं क्या सोच रहा था कि मैं क्यों ना इन पैसों से कोई काम शुरू करूं। हाँ, लेकिन 1000 रुपए काम शुरू करने के लिए कुछ कम नहीं है। हाँ, कम तो है रानो, पर क्यों ना हम कोई ऐसा काम शुरू करें जिसमें पैसों की लागत कम हो। हाँ, लेकिन पति जी, ऐसा कौन सा काम हो सकता है। दोनों पति पत्नी काफी देर तक इसी बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर वो इन पैसों से क्या काम शुरू करें। तभी पापा चिड़ा बोलता है, रानो क्यों ना हम पतंग की दुकान खोल लें। पतंग की दुकान, मगर उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। अरे भाग्यवान, अगर हम घर में ही पतंग बनाएं तो 1000 रुपए काफी हैं। तुमने इतनी सुंदर पतंग बनाई कि ऐसे किसी दुकान में नहीं मिलेगी। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम कुछ कर सकते हैं। मकर संक्रांति में अभी कुछ दिन भी पड़े हैं। बस फिर क्या था, पापा चिड़ा जल्दी से बाजार जाकर रंग बिरंगे कागज लेकर आ जाता है और मम्मा चिड़िया उनसे पतंग बनाना शुरू कर देती है। रात भर बैठकर वो काफी पतंग बना लेती है, जिसमें उसका पति टोनू उसकी मदद करता है। अगले दिन टोनू बाजार में जाकर पतंग बेचना शुरू कर देता है। उसके पतंग की दुकान कालू कौवे की किराने की दुकान के ठीक बिल्कुल सामने थी। हा 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 हा, देखो तो जरा, पतंग बेचना शुरू कर दिया है इसने। हाँ, कोई नहीं खरीदने वाला इसकी पतंग। हा 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 हा। कालू कौवा मन ही मन टोनू का मजाक उड़ाता है, पर टोनू पूरी मेहनत से अपनी दुकान में पतंग लटका देता है और पक्षियों को आवाज देने लगता है। कुछ पक्षी आते जाते टोनू की पतंग की दुकान को देखने लगते हैं। पतंगे सच में बहुत ही सुंदर होती हैं। कुछ पक्षी वहाँ पर आकर रुक भी जाते हैं और टोनू से पतंग खरीदने लगते हैं। अरे भाई, ये पतंग कितने की थी? अरे भाई जी, ये छोटी वाली पतंगे कोई भी 20 रुपए की है और ये बड़ी वाली पतंगे कोई भी 50 रुपए की। बड़े सस्ते पतंग है। चलो तुम मुझे 2 पतंग 20 वाली और 2 पतंग 50 वाली दे दो। टोनू चिड़ा ऐसे ही एक एक करके अपनी सारी पतंगे बेच देता है। उसके पास शाम तक 4000 रुपए हो जाते हैं। जब टोनू अपने कमाई के पैसे गिन रहा होता है तो कालू कौवा उसे देख रहा होता है। टोनू सारे पैसे लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। पहले ही दिन इतनी अच्छी कमाई देखकर दोनों बड़े ही खुश होते हैं। वो दोनों उन पैसों से पहले से भी ज्यादा कागज लेकर आते हैं और रात भर बैठकर ढेर सारी पतंगे बना लेते हैं। अगले दिन भी टोनू की सारी पतंगे बिक जाती है और वो अच्छी कमाई कर लेता है। अब ऐसे ही रानू और टोनू रोज रात को पतंग बनाते और अगले दिन टोनू उन पतंगों को बेच देता। कालू कौवे को ये देखकर बहुत ही जलन होती है। उसके मन में भी लालच आ जाता है। मेरी दुकान में तो कोई भी कमाई नहीं हो रही, सारी कमाई तो ये टोनू करे जा रहा है। क्यों ना मैं भी पतंग की दुकान खोल ही लूं। टोनू की कमाई देखकर कालू कौवे के मन में भी लालच आ जाता है और वो घर जाकर गौरी को सारी बात बताता है। कालू कौवे की बात सुनकर गौरी के मन में भी लालच आ जाता है
और वो भी बड़ी खुशी से कालू की हाँ में हाँ मिला देती है। फिर दोनों बाजार जाकर दुनिया भर के पतंगे ले आते हैं। अगले दिन टोनू के दुकान के सामने ही कालू कौवा अपने पतंग की दुकान लगा देता है। टोनू को ये देख बड़ी ही हैरानी होती है, पर वो कुछ नहीं कहता। अब दोनों ही पतंगे बेचने लगते हैं। आओ आओ मेरे पास आओ, सबसे सुंदर और सस्ती पतंग ले जाओ। आओ आओ चले आओ, सबसे सुंदर और सस्ती पतंग ले जाओ। अरे कालू, ये पतंग कितने की थी? अरे कबूतर, कोई भी पतंग ले जाओ, सब 15 रुपए की ही है। अरे वाह कालू, तुम तो बहुत ही सस्ती पतंगे दे रहे हो। हाँ कबूतर, मैंने कोई दूसरे पक्षियों की तरह कोई लूट थोड़ी ना मचा रखी है। हाँ कालू, तुम एकदम सही कह रही हो, वरना दूसरे पक्षी यही पतंग दुगने दाम में दे रहे हैं। कालू कौवा अपनी पतंगे सस्ते दामों में बेचने लगता है ताकि सारे पक्षी उसी के पास आए, और सच में सारे पक्षी उसी के पास आकर पतंगे खरीदने लगते हैं। पहले ही दिन कालू की बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती है और टोनू के पास तो 2-4 पक्षी ही आते हैं। टोनू बड़ा उदास होकर घर जाता है और रानू को सारी बात बताता है। रानू जी, आज का दिन तो बहुत ही बुरा है। हमारी पतंग की दुकान कितनी अच्छी चल रही थी, पर उस कालू कौवे ने हमारी दुकान के सामने ही अपनी पतंग की दुकान खोल ली। कालू की किराने की दुकान तो इतनी अच्छी चल रही थी ना, फिर भी क्या जरूरत थी उसे पतंग की दुकान खोलने की। टोनू जी, आप दुखी मत हो, भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, आप बस हिम्मत मत हारो। अगले दिन भी दोनों अपनी अपनी पतंग की दुकान खोल लेते हैं। जब कालू कौवे को ऐसा लगता है कि उसके पतंग की दुकान बहुत ही अच्छी चल रही है, तो वो सारे ही पैसों की पतंगे खरीद लेता है। वो बिल्कुल घटिया कागज की पतंगे खरीद कर दुकान में बेचने लगता है। अब मैं 2 रुपए वाली पतंग 10 रुपए में बेचूंगा और माला माल हो जाऊंगा। हा 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 हा। तभी एक पक्षी टोनू की दुकान पर जाता है। अरे वाह, तुम्हारी पतंग तो बड़ी ही सुंदर है, कितने की थी? जी भाई जी, छोटी पतंग 20 रुपए और बड़ी पतंग 50 रुपए। अरे अरे, उसे छोड़ो और यहाँ आओ और कोई भी पतंग 10 रुपए में ले जाओ। अरे भाई, तुम तो इतनी महंगी पतंगे दे रही हो और तुम्हारे सामने वाला इतने कम दाम में पतंग बेच रहा है। अरे भाई जी, मेरी पतंग बेशक ही थोड़ी महंगी है, पर मजबूत भी है। अरे सब ऐसे ही बोलते हैं, पतंग तो पतंग है, उसे छोड़ो और आप यहाँ आओ और मुझसे सस्ते दाम में पतंग ले जाओ। वो पक्षी टोनू से पतंग ना लेकर कालू कौवे के पास पतंग लेने चला जाता है। इतने सस्ते दाम सुनकर वहाँ पर बहुत से पक्षियों की लाइन लग जाती है, पर अचानक मौसम बड़ा ही खराब हो जाता है और हवा चलने लगती है। कालू कौवे की पतंग इतनी घटिया कागज की बनी होती है कि जरा सी हवा चलते ही फटने लगती है। कालू कौवा अपनी पतंगों को पकड़ने लगता है ताकि वो उन्हें फटने से बचा सके, लेकिन कभी कोई पतंग फट जाती तो कभी कोई। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये तो सारी पतंगे फटने लगी हैं। अरे अरे, कालू के दुकान के पतंगे कितने खराब हैं। देखो तो जरा, थोड़ी सी हवा में कालू के पतंगे फटने लगी। ये पतंग तो उड़ते ही फट जाएंगी। अरे पक्षियों, ऐसी पतंग लेंगे तो ये 10 रुपए भी बर्बाद हो जाएंगे। अरे कालू की तो पतंगे बहुत ही बेकार कागज की हैं। ये कालू का बच्चा हमें पागल बना रहा है। ऐसी बेकार पतंग तो मैं 5 रुपए में भी न खरीदूं। मैं तो सामने वाली दुकान पर पतंग लेने जा रहा हूँ। टोनू की पतंग थोड़ी महंगी जरूर है, पर देखो तो इतनी हवा में भी फट नहीं रही है। सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान छोड़कर टोनू की दुकान पर चले जाते हैं और उससे पतंग खरीदने लगते हैं। टोनू की सारी पतंग बिक जाती है और कालू कौवे के पास कोई भी पतंग लेने नहीं जाता है। उसके सारी कमाई जो वो घटिया और सस्ती पतंगे खरीदने में लगा देता है,
वो सब बर्बाद हो जाती है। कालू कौवे की सारी पतंगे फट जाती हैं और वो सर पकड़कर रोने लगता है। हाय हाय, मैं तो लुट गया। मैंने सारे पैसे इस दुकान में लगा दिए थे। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया। गौरी मेरी बहन, मेरा ऑटो कैसा लगा तुम्हें? भाई बहुत ज्यादा अच्छा है आपका ऑटो। आपकी नौकरी चली गई थी, मैं बहुत ज्यादा चिंता में थी, परंतु आप तो बहुत मेहनती हो, कभी खाली नहीं बैठ सकते। हाँ गौरी बहन, हम कौवे तो होते ही मेहनती हैं। सिर्फ तुम्हारे पति कालू कौवे ने ही हम कौवों की नाक कटवा रखी है। भाई जाने दे कालू जी को। आप ये बताएं, आप क्या खाओगे? मैं अभी लाकर देती हूँ। हाँ हाँ, भाई से तो बड़ा पूछ रही है। मेरे लिए तो जला भुना बकवास भोजन बनाती है, जैसे मैं इसका पति नहीं कोई इसका नौकर हूँ। कालू, मेरे ऑटो को देखकर क्या सोच रहे हो तुम? मैं तो कुछ नहीं सोच रहा भाई। मैं तो मन ही मन आपके इस ऑटो की तारीफें कर रहा था। फिर गौरी कौवे अपने भाई को घर में लेकर आती है और मजेदार भोजन बनाकर खिलाती है। बहन, इस ऑटो को खड़ा करने के लिए मैं एक घर बनवा रहा हूँ, इसलिए शाम तक ये ऑटो मैं यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। अरे बिल्कुल भाई, आप चिंता ही ना करो। आपका ऑटो मेरा ऑटो, मैं आपके ऑटो का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगा। हाँ हाँ, अच्छे से ध्यान रखना। अगर मेरे ऑटो को एक भी खरोच आई तो तुम तो मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। फिर गौरी कौवी का भाई अपना ऑटो कालू कौवी के घर के पास खड़ा करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा गौरी कौवी के भाई के ऑटो पर जाकर बैठ जाता है। वैसे कहना पड़ेगा, ऑटो तो मस्त लग रहा है। इसे चलाने में कितना ज्यादा मजा आता होगा। तो फिर क्या सोच रहा है कालू? एक राउंड तो होना ही चाहिए इस ऑटो का। पर कालू, तुझे तो ऑटो चलाना आता ही नहीं है। अगर कुछ हो गया तो भाई को क्या जवाब दूंगा? कालू कौवा ऑटो में बैठकर काफी देर तक ऑटो चलाने के बारे में ही सोचता रहता है। बस बस, बहुत हो गया। जो होगा वो देखा जाएगा। एक राउंड तो मैं ऑटो का लेकर ही रहूंगा। बस फिर क्या, कालू कौवा ऑटो को स्टार्ट करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलाकर उसे हवा में उड़ा देता है। अरे वाह, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कितना मजा आ रहा है इसे चलाने में। अब तो कालू कौवा अपने आप को बहुत महान ड्राइवर समझ रहा था। वो ऑटो की स्पीड काफी ज्यादा तेज कर देता है। वो तो बड़े मजे में जा रहा था। उसे पता ही नहीं लगता कि वो कब जाकर बड़े पेड़ से टकरा जाता है और ऑटो ऊंचाई से गिरने की वजह से बुरी तरह से टूट फूट जाता है और कालू कौवा नदी के पानी में गिर जाता है। शुक्र है मैं बच गया और पानी में आकर गिर गया, वरना मेरा बड़ा बुरा एक्सीडेंट होता और मैं तो मर ही जाता शायद। फिर कालू कौवा नदी से बाहर निकलकर उस ऑटो के पास आता है। अरे बाप रे कालू, ये तूने क्या कर दिया? भाई का ऑटो तो तूने बुरी तरह से तोड़ फोड़ दिया। हाँ, अच्छे से ध्यान रखना। अगर मेरे ऑटो को एक भी खरोच आई तो तुम तो मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। गौरी कौवी के भाई के बारे में सोच सोचकर कालू कौवा बड़ा ही परेशान हो रहा था। तभी उसे सामने रानू चिड़िया के घर के बाहर खड़ा उसका ऑटो नजर आता है। अरे वाह, ये ऑटो तो बिल्कुल भाई के ऑटो जैसा है। कालू, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तुझे इस ऑटो को चुराना ही पड़ेगा। परंतु यार, इस ऑटो को मैं चलाकर अपने घर तक कैसे लेकर जाऊंगा? अगर दोबारा मैंने कहीं ठोक दिया तो? नहीं, धक्का मारकर ही ले जाता हूँ। कालू कौवा
फिर रानू चिड़िया के ऑटो के पास आता है और उसे धक्का मार मार कर वहाँ से ले जाता है। कुछ देर बाद जब रानू चिड़िया अपने ऑटो पर कहीं जाने का सोचती है तो वो ऑटो चोरी हुआ देख काफी परेशान हो जाती है। मेरा ऑटो कहाँ पर चला गया? मैंने तो यहीं पर अपना ऑटो खड़ा किया था। मम्मा, कहीं हमारा ऑटो किसी ने चुरा तो नहीं लिया? पर गुड़िया बेटा, मेरे ऑटो का ब्रेक तो बिल्कुल ही खराब था। जो भी उसे चुरा कर लेकर गया होगा उसका जरूर एक्सीडेंट होगा। हाँ मम्मा, उसका एक्सीडेंट होगा तभी उसे अपनी गलती की सजा मिलेगी। पर गुड़िया बेटे, हमारा ऑटो तो चोरी हो गया ना। कितनी मुश्किलों से पैसे जमा करके मैंने उसे खरीदा था। शाम हो जाती है और गौरी कवि का भाई अपना ऑटो लेने कालू कौवे के घर पर आ जाता है और वो रानू चिड़िया के ऑटो को अपना ऑटो समझकर वहाँ से ले जाता है। अरे, इसका ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? अब मैं क्या करूँ? ऑटो की स्पीड काफी तेज थी परंतु ब्रेक नहीं लग रहा था। वो ऑटो भी तेजी में जाकर एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है और बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। क्या मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया? कौन हो आप कहाँ से बोल रहे हो? क्या हुआ गौरी जी, क्या हुआ? भाई को क्या हुआ? गौरी कवि जल्दी से कालू कौवे को लेकर हॉस्पिटल जाती है। गौरी कवि का भाई तो उधर बेचारा पट्टियों में बंधा हुआ था। भाई कैसे हुआ ये सब? आपने तो नया ऑटो लिया था। गौरी मेरी बहन, मैं जान गया हूँ। कालू कौवे ने चालाकी की है, मेरा ऑटो चुरा लिया और मुझे खराब ऑटो दे दिया। मैंने देखा है उस ऑटो की नंबर प्लेट चेंज है, मतलब वो ऑटो मेरा नहीं है। मैं एक बार ठीक हो जाऊं कालू कौवे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। भाई माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। मैं आपका ऑटो बहुत तेजी में चला रहा था कि अचानक एक पेड़ आया और मैं टकरा गया उससे, और फिर मैंने बड़ी चालाकी से रानू चिड़िया का ऑटो अपने घर के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। भाई मुझे माफ कर दो। क्या इसका मतलब मेरे भाई का एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ है? भाई को एक बार ठीक हो जाने दो, फिर मैं बताऊंगी। आपकी तो खैर नहीं। कालू कौवे की पोल पट्टी सबके सामने खुल गई थी। अब कालू कौवे को इसी बात का डर था कि कब गौरी कवि का भाई ठीक होगा और कब उसकी शामत आएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।